ठीक, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम ऑल। ये साइंस का लेक्चर है और हमारी क्लास है 9 और जो चैप्टर हम देख रहे हैं वो है मेजरमेंट ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि द्रव्य का मापन। पेज नंबर 46 है और चैप्टर नंबर है 4। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 द्रव्य का मापन हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अंदर हमने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ चुके हैं, जैसे रासायनिक संयोग का नियम, फिर द्रव्य की अविनाश्यता का नियम, फिर पिछले लेक्चर में हमने देखा था स्थिर अनुपात का नियम, जो फ्रेंच वैज्ञानिक प्राउस्ट ने बताया था कि यौगिकों के विभिन्न नमूनों के घटक तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर होता है। फिर उसके अंदर हमने परमाणु का आकार, परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु की संयोजकता देखी। अब जो है इस बार हमें जो टॉपिक कवर करना है वो है मोल की संकल्पना और एवोगेड्रो की संख्या। ठीक है, तो मोल की संकल्पना और एवोगेड्रो की संख्या हम इस बार टॉपिक में कवर करेंगे। उससे पहले जो है, जो बेसिक चीजें एक बार फिर से हमें रिवाइज कर लेनी है वो है परमाणु, परमाणु का द्रव्यमान और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बच्चों अणु द्रव्यमान, क्योंकि ये जो अणु द्रव्यमान है और ये जो परमाणु द्रव्यमान है इसी के ऊपर हम जो है एवोगेड्रो की संख्या और मोल की संकल्पना जो है उसको क्लियर करेंगे। तो परमाणु के बारे में तो हम ऑलरेडी, जैसा कि हम जानते हैं, पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि जैसे परमाणु जो है वो द्रव्य का सबसे सबसे छोटा पार्ट है, उसके बाद उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है। और द्रव्य अर्थात वो पदार्थ जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है, तो वो पदार्थ जो स्थान घेरता है या जिसका द्रव्यमान होता है उसकी सबसे 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 छोटी इकाई जो है वो है परमाणु। अब परमाणु क्या है, तो ये डायग्राम से आपको समझेगा। ये देखो यहाँ पे परमाणु। अब परमाणु की संरचना कैसी है वो ऑलरेडी आप जानते हैं, एक बार हमें रिवाइज करना है। परमाणु के अंदर जो है नाभिक, बराबर। नाभिक जो होता है उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और नाभिक के बाहर जो नाभिक के बाहरी भाग में जो परिभ्रमण करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, राइट। और नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन इनके बीच जो होता है वो रिक्त स्थान होता है, करेक्ट। तो अब जैसे आते हैं वापस से प्रोटॉन्स के ऊपर, तो ये जो है केंद्रक, बराबर। तो परमाणु का जो केंद्रक है वो हमेशा से धन आवेशित होता है, किसकी वजह से? किसकी वजह से? परमाणु के प्रोटॉन्स की वजह से। और परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में ही समाविष्ट होता है। अब इस केंद्रक में जो है दो प्रकार के उप परमाणविक कण होते हैं। एकत्रित रूप से इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और ये न्यूक्लियॉन्स कौन है? परमाणु का प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स क्या है? तो प्रोटॉन्स ये परमाणु के नाभिक में है और धन आवेशित उप परमाणविक कण है। नाभिक पे धन आवेश उसमें स्थित प्रोटॉन्स के कारण होता है, और प्रोटॉन को पी अक्षर से दर्शाते हैं। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि प्लस ई। और वो कितने कूलम्स तक इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये होता है, धनावेश होता है। परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या ही उस तत्व का परमाणु क्रमांक होती है, ये हम जानते हैं, बराबर। ये जो प्लस है, ये परमाणु का प्रोटॉन जो होता है इसकी संख्या बराबर होती है परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, बराबर। तो परमाणु का जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या है वो ही बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और वो ही बराबर होती है परमाणु का परमाणु क्रमांक संख्या, जिसे Z अक्षर से दर्शाते हैं, बराबर है। तो एक प्रोटॉन का वास्तुमान सुमारे 1 U, दैट इज यूनिफाइड मास, इतना होता है, यानी कि एक डाल्टन 1.66 इंटू 10⁻27 ग्राम। ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रॉन्स पे। तो न्यूट्रॉन्स ये जो होता है विद्युत आवेश की दृष्टि से उदासीन उदासीन यानी कि अनावेशित उपपरमाण्विक कण होता है। इसे एन से दर्शाते हैं, यहाँ पे देखो एन से दर्शा। और जो है ये
करीब करीब प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। और जैसा कि हमने देखा कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की संख्या को अगर ऐड कर दिया जाए तो हमें मिलता है परमाणु का द्रव्यमानांक। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कक्षाएं हैं। के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये ऋण आवेशित उपपरमाण्विक कण है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। एक सेकेंड, यस, ये रहे इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब इसे ई माइनस अक्षर से दर्शाते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर एक इकाई ऋण आवेश यानी कि -1 ई होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान से 1800 गुना कम होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को जो द्रव्यमान है वो ऑलमोस्ट नगण्य माना जाता है, यानी कि ना के बराबर होता है। बराबर, इसीलिए बोलते हैं कि परमाणु का जो द्रव्यमान है वो परमाणु के केंद्रक में स्थापित की वजह से ही होता है। ठीक है, और ये जो भ्रमण कक्षा आप देख रहे हो यहाँ पे, भ्रमण कक्षा जो का स्वरूप है ये त्रिमितीय होने के कारण कक्षा इस पद के स्थान पर कवच शब्द का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा वो जिस कवच में होता है उस पे निर्भर करती है। ठीक है, अब देखा आपने कि ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। यानी कि जो है परमाणु नाभिक के बाहर उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या केंद्रक में स्थित प्रोटॉन्स की संख्या ये क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जो प्रोटॉन्स के पॉजिटिव और पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रॉन्स का जो नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से विद्युत आवेशों का संतुलन होकर परमाणु विद्युतीय दृष्टि से उदासीन होता है। यहाँ तक क्लियर हुआ अपने को। उसके बाद अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट, अणु द्रव्यमान। अभी तक हम परमाणु द्रव्यमान पढ़ रहे थे जिसमें बहुत ही क्लियर हो चुका है। देखो, प्रोटॉन्स की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। ठीक है, और प्रोटॉन्स की संख्या प्लस न्यूट्रॉन्स की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमानांक, यानी कि परमाणु का द्रव्यमान। ये क्लियर हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं अणु का द्रव्यमान। अणु आप जानते हो परमाणु से बड़ी इकाई है, तो अणु का द्रव्यमान कैसे निकालना है, तो आप देखो इसका डेफिनेशन पहले हम समझते हैं, फिर उसके बाद हम एक दो जो है वो एग्जाम्पल्स, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम क्लियर करेंगे कि अणु द्रव्यमान क्या है। तो अणु द्रव्यमान जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मोल की संकल्पना के लिए। ठीक है, तो अणु द्रव्यमान जो है, सबसे पहला कि किसी पदार्थ के अणु द्रव्यमान, कोई भी पदार्थ आप ले लो उसका जो अणु द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, तो उसका अर्थ होता है कि उसके एक अणु में जितने भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं का जो द्रव्यमान है उसको जोड़ देना है। ठीक है, जब हम उसको जोड़ देंगे तो हमको जो आंसर आएगा वो उस अणु का द्रव्यमान होगा। फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। पदार्थ के अणु द्रव्यमान का अर्थ है, किसी भी पदार्थ के अणु द्रव्यमान का अर्थ है उसके एक अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों का योगफल। योगफल यानी कि जोड़ना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर से एक बार देखते हैं। किसी भी पदार्थ के अणु द्रव्यमान का अर्थ है उसके एक अणु में जितने भी परमाणु आते हैं उन सबके द्रव्यमानों का योगफल, उन सबके द्रव्यमानों को जोड़ देना है। अब जैसे यहाँ पे हम पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं, पानी। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था कि पानी जो है वो किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। चाहे कोई भी सोर्सेस से हम पानी लेकर आते हैं, चाहे पहाड़ों से पानी लेकर आते हैं या घर का पानी लेते हैं या प्रैक्टिकली पानी बनाते हैं, तो उसका जो घटक अनुपात है, जो उसके जो घटक नमूने हैं यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसका अनुपात स्थिर रहता है, जो कि मैंने बताया था आपको 1:8 बराबर। तो ये जो है
H2O, यानी कि इसकी जो घटक तत्व है कौन है, हाइड्रोजन सबसे पहला, दूसरा ऑक्सीजन। अब एक एक करके हम चार्ट में देखते हैं कि अब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान तो कितना है, एक है, ये यू क्या है, डाल्टन इकाई, ठीक है। और इस एक में अब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16। ये सारा जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ये जो आपको है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको पूरे जो 118 जो तत्व हैं उसका परमाणु क्रमांक भी मिलेगा और परमाणु द्रव्यमान भी मिलेगा, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। अब इस अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2। और ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का सिर्फ 1 है। तो अब जो है नेक्स्ट चार्ट में जो है परमाणु द्रव्यमान जो भी है उसके अंदर परमाणुओं की संख्या को मल्टीप्लाई करना है। तो परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 और परमाणुओं की संख्या 2, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 2। उसी तरह से ऑक्सीजन परमाणु द्रव्यमान है 16 और परमाणु की संख्या है 1, तो 16 इंटू 1 16, 16 प्लस 2 18। अब यहाँ पे देखो अणु द्रव्यमान कैसे निकाला है, घटक परमाणु द्रव्यमान जो भी है उनका योगफल। तो अणु द्रव्यमान पानी का यानी कि H2O का अणु द्रव्यमान इज इक्वल टू H का परमाणु द्रव्यमान इंटू 2 प्लस O का परमाणु द्रव्यमान इंटू 1, ठीक है। यानी कि जो भी परमाणु द्रव्यमान है और जितने परमाणुओं की संख्या है उनको मल्टीप्लाई किया तो टोटल हमको मिला अणु द्रव्यमान 18। यानी कि पानी जो यौगिक है उसका अणु द्रव्यमान हमको मिला है 18। आपको समझ में आया बच्चों सबको, ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कि किसी का भी अणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। और H2O जो है पानी, वो तो बहुत ही सिंपल है, राइट, क्लियर। तो अब जो है इसको और इजी करने के लिए हम और भी बहुत सारे जो है परमाणु द्रव्यमान परमाणु का अणु द्रव्यमान निकालेंगे तो ये आपको और भी क्लियर होता जाएगा। अब जैसे आप मुझे बताओ, जब आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी खाते हो आप, तो अगर उसके अंदर नमक नहीं है तो कैसा लगेगा आपको, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे पानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, नमक भी हम डेली खाते हैं, बराबर। तो वो नमक कौन है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब इसका अणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो इसका अणु द्रव्यमान निकालना भी बहुत 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 आसान है। सबसे पहले तुमको क्या चाहिए, Na, यानी कि सोडियम। इसका हमको क्या पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान, बराबर। और Cl का परमाणु द्रव्यमान। और इसमें तो अगर इनके अणुओं की जो संख्या है वो भी एक एक ही है, बराबर है। तो कुछ ज्यादा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप अपना पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो उसमें जो सोडियम है जिसका परमाणु क्रमांक है 11 और जो उसकी परमाणु द्रव्यमान है वो है 22.990, यानी कि 23 ले लेते हैं सोडियम का। तो बहुत ही आसान है, देखो सोडियम का 22.989 समथिंग ग्राम्स पर मोल है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको 23 ले लेते हैं सीधे सीधे, बराबर। तो समझो ये 22 है प्लस, अब जो Cl क्लोरीन, क्लोरीन जो है उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो 35.453, ये दिख रहा है बच्चों आपको, आई होप सबको दिख रहा है। तो इसका जो अणु द्रव्यमान है वो तो पानी से भी आसान है निकालना, है ना। पानी में तो मल्टीप्लाई करना पड़ा था, हाइड्रोजन को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर ऑक्सीजन को 1 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ तो वो भी नहीं है, सीधे सीधे क्या करना है, सोडियम का उठाया 23, क्लोरीन का उठाया 35, दोनों को हमने जोड़ दिया, योगफल यानी कि जोड़ दिया। तो अब कितना आया, 58.44277 ग्राम्स पर मोल, यानी द्रव्यमान कितना आसानी से निकाल लिया हमने, है ना, 58.44277। क्लियर हुआ ये सोडियम और आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है बच्चों, क्योंकि जो मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ वो ही एग्जाम्पल लेक्चर के लास्ट में मैं आपको पूछने वाली हूँ। जैसे कैसे पूछूंगी कि सोडियम क्लोराइड का अणु द्रव्यमान आप मुझे ढूंढ कर निकाल कर बताओ। तो आई होप आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको अपने साथ जो नोटबुक और पेन लेकर बैठे हो तो उसमें लिख के लो कि सोडियम क्लोराइड का अणु द्रव्यमान कैसे निकाला है। सोडियम सीधे सीधे कितना है, 22.9, क्लोरीन कितना है 35.4, दोनों को हमने क्या किया बच्चों, सीधे सीधे जोड़ दिया और हमको कितना आया 58.44, है कि नहीं, ठीक है। आप इसको ध्यान से याद रखना। अब जैसे नेक्स्ट निकालते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH,
अब ये भी अगर आप देखोगे तो बहुत आसान है, क्योंकि उसमें परमाणुओं की संख्या ज्यादा नहीं है, बराबर। सोडियम जो है उसकी कितनी संख्या है, सिर्फ एक है। ऑक्सीजन जो अणु है उसकी कितनी संख्या है, सिर्फ एक है। हाइड्रोजन जो है उसकी संख्या कितनी है, उसकी भी सिर्फ एक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला सिस्टम तो चला गया। अब हमको यहाँ पे भी क्या करना है, सोडियम को जोड़ना है, ऑक्सीजन को जोड़ना है और हाइड्रोजन को जोड़ना है कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? तो अब जो सोडियम है वो तो अभी हमने देखा था 22.99 पकड़ लेते हैं, ठीक है। फिर ऑक्सीजन का ये भी हमने अभी देखा था कि इसका परमाणु द्रव्यमानांक होता है 16, तो ये 16 जोड़ दिया हमने। और उसके अंदर क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान हमने जब पानी का निकाल रहे थे तब उसमें देखा था हमने 1.01, ठीक है। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पे सबकी जो परमाणु की संख्या है वो सबकी एक एक है, सोडियम का एक है, ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन है, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। हमको क्या करना है, सीधा जोड़ना है। तो जब मैंने 22.99 प्लस 16 प्लस 1.01 किया, तो मुझे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु द्रव्यमान जो है वो 40.00 ग्राम्स पर मोल इतना मिला। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? लिख के लिया आप लोगों ने, सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिख के लिया। सोडियम का क्या है, 22.99। ध्यान रखना बच्चों, क्लास के लास्ट में मैं आपसे पूछूंगी, और आप, मुझे पता है आपने अभी तक कर लिया होगा कॉपी। तो 16.00 प्लस 1.01 तो हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणु द्रव्यमान हो गया 40.00 ग्राम्स पर मोल। इसी तरह से अब अगर आप बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो तो हम अब देख रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का भी देखो 2 परमाणु है, ठीक है। फिर S का तो सिंगल है और O का जो है O4, बराबर, यानी कि 4 परमाणु है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एक अणु में 4 परमाणु है। तो ये जो है थोड़ा सा टफ जाए, थोड़ा सा मतलब मल्टीप्लाई करना होगा आपका, जो थोड़ा आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, बस इतना ही है, अदरवाइज ये भी उतना ही सिंपल है। तो H2SO4 में देखो बच्चों, पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4, तो पहले H2 लिख लिया यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पे पहले H2 लिखा हमने। अब इस H2 का देखते हैं, फिर S को अलग लिखा और फिर O को अलग लिखा, बराबर। अब यहाँ पर जो H2 है, ये जो 2 है, ये परमाणुओं की संख्या हो गई। तो इसको मैंने क्या किया, परमाणु की संख्या यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय जो है परमाणु द्रव्यमानांक, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 1.01। ये तो हम कब से देखते आ रहे, पानी में भी देखा हमने और सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी देखा। अब इस 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1.01 से, तो ये कितना हो गया, 2.02 हो गया। क्लियर हुआ बच्चों? सबको क्लियर हुआ? अब अगर दूसरा, अब सल्फर देखते हैं। तो इसमें तो इसमें परमाणु, जो परमाणुओं की संख्या है वो बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो परमाणु द्रव्यमानांक है वो कितना हो गया, 32.07। तो ये सीधे सीधे यहाँ पे आ गया 32.07 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट जो है हमारा वो है O4 यानी कि ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि परमाणुओं की संख्या है 4। तो यहाँ लिखा मैंने परमाणु की संख्या 4, और इसका परमाणु द्रव्यमानांक कितना है, 16। तो 16 चौक 64 आ गया यहाँ पे, ठीक है। सबको समझा ये वाला चीज? अब हमने क्या करना है, हमने तीनों को जो है वो एक साथ में क्या करना है, हमको ऐड कर देना है। तो 2 प्लस 02 प्लस 32.07 प्लस 64। क्लियर हुआ बच्चों सबको? तो ये अब क्या आ गया फाइनली, मुझे जब मैंने सबको ऐड किया तो मुझे मिला 98.09, यानी कि मॉलिक्यूलर मास, यानी कि अणु द्रव्यमान, यानी कि मोलार मास किसका, H2SO4 का। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का कितना हो गया, 98.09। क्या हो गया, अणु द्रव्यमान। आपको ये क्लियर समझ में आ रहा है बच्चों? इस तरह से जब आप सबको सॉल्व करोगे, आप देखोगे अगर आपकी किताब का पेज नंबर 55 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आपको परमाणु द्रव्यमान दे दिया जाएगा और उसका अणु सूत्र दिया जाएगा, और जो है आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि जैसे कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान डाल्टन में दिए गए हैं और उसके यौगिकों के अणु सूत्र दिए गए हैं, तो आपको उन यौगिकों के अणु द्रव्यमान ज्ञात करने हैं। ये क्वेश्चन 2 नंबर के लिए हो सकता है, और अगर 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो 4 नंबर के लिए हो सकता है, या वो
अलग अलग मार्किंग सिस्टम होगी। तो ये अणु द्रव्यमान निकालना बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर जो है आगे के चीजें बेस्ड हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा सबको अणु द्रव्यमान निकालना। ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे है। अब जो आते हैं वो मोल की संकल्पना, जो हमारा टॉपिक था। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोल है, मोल किसी किसी भी पदार्थ की वह राशि होती है जिसका ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान के डाल्टन में मान के बराबर होता है। ठीक है, ये एक राशि है। मोल मतलब एक राशि। जैसे कि एप्पल है, एप्पल तो उसको हम किलोग्राम में नापते हैं। हम कहीं से कहीं जा रहे हैं तो हम उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर्स में नापते हैं। जब दूध ले रहे हैं या फिर कोई जूस ले रहे हो आप, तो आप उसको लीटर्स में नापते हो। तो ये एक राशि है किसी चीज को नापने का। तो मोल भी पदार्थ की एक राशि है जिसका ग्राम में द्रव्यमान उस पदार्थ के अणु द्रव्यमान के डाल्टन में मान के बराबर है। जैसे कि ऑक्सीजन हमने देखा, उसका अणु द्रव्यमान कितना है? 32। 32 ग्राम ऑक्सीजन का अर्थ 1 मोल ऑक्सीजन होता है। 32 ग्राम ऑक्सीजन का अर्थ 1 मोल ऑक्सीजन है। अब पानी का अगर मैं लूं, पानी का अणु द्रव्यमानांक आपको याद होगा, सबसे शुरू में हमने देखा चार्ट में, पानी का अणु द्रव्यमानांक कितना है? 18 है। तो इस प्रकार अगर 18 ग्राम पानी है, उसका अर्थ क्या है? वो 1 मोल पानी है। तो ये एक बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है, ये बस एक राशि है। राशि यानी कि जैसे हम बाकी चीजों को नापते हैं, बराबर है, तो उसी तरह हम जो है ये भी ग्राम में द्रव्यमान जो है या मोलों की संख्या निकालने के लिए हम जो ग्राम में द्रव्यमान है और अणु द्रव्यमान का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मुझे किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है, तो मुझे दो चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि वो पदार्थ का ग्राम में कितना द्रव्यमान है, बराबर। अगर मुझे उस पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान पता चले और वो पदार्थ का अणु सूत्र मुझे मालूम है, तो मैं उसका अणु द्रव्यमान निकाल लूंगी। और फिर पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान को अगर पदार्थ के अणु द्रव्यमान से डिवाइड किया जाए, तो मुझे पदार्थ के मोलों की संख्या मिल जाएगी। ये सूत्र बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मुझे सबसे पहले पदार्थ पता होना चाहिए और उसका ग्राम में द्रव्यमान, उसको मैंने डिवाइड करना है पदार्थ के अणु द्रव्यमान से। अणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पानी का निकाला था। H2O, H जो है और O जो है उसको जोड़ देना है, तो मुझे अणु द्रव्यमान मिल जाएगा। इन दोनों को अगर मैंने डिवाइड किया तो मुझे पदार्थ के मोलों की संख्या पता चल जाएगी। ठीक है, तो यौगिक के 1 मोल का क्या अर्थ है? तो यौगिक के 1 मोल का अर्थ है कि यौगिक के अणु द्रव्यमान के मान के बराबर ग्राम में यौगिक का द्रव्यमान। 1 मोल जो है ये केवल एक एसआई इकाई है, नापने की एक इकाई है। जैसे कि हम करंट यानी कि विद्युत धारा को हम नापते हैं एम्पियर में, विद्युत विभवांतर को हमने देखा था हम नापते हैं वोल्टेज में, विद्युत आवेश को हम नापते हैं कूलम में। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो है पदार्थ को नापने की इकाई है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे है कुछ यूनिट्स फिक्स होती हैं। जैसे कि आपने बोला कि मुझे शूज चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे बोलते हो? एक जोड़ी शूज बोलते हो, यानी कि उसमें दो आपको शूज मिलेंगे। दो शूज इन द सेंस दोनों पैर के शूज, बराबर। अब एक शूज, एक पैर का शूज देंगे तो नहीं चलेगा। तो जैसे कि ये इकाई है 1 पेयर। 1 पेयर मतलब होता है कि दो जोड़ी मिलेगा आपको, 2 यूनिट्स मिलेगा। ठीक है, अब जैसे आप बोलते हो 1 डजन, तो 1 डजन का क्या अर्थ है? 1 डजन का अर्थ है 12 यूनिट्स। चाहे आप 1 डजन पेंसिल बोलो, 1 डजन एग्स बोलो, 1 डजन बनाना बोलो, चाहे जो भी आप 1 डजन बोलते हो, आप दुकानदार से मांगते हो, तो वो आपको 12 चीजें काउंट करके ही देगा। अब आप पूछोगे 12 ही क्यों? क्योंकि ये सारी स्टैंडर्ड चीजें हैं जो पहले से स्टैंडर्ड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, राइट। तो एक पेयर 1 डजन, जैसे 1 डजन 12 यूनिट्स और एक पेयर 2 यूनिट्स। तो बिल्कुल वैसे ही ये जो मोल है, मोल, इस मोल की जो इकाई है ये फिक्स्ड है।
कि अगर 1 मोल अगर आपसे बोला जा रहा है, तो उसके अंदर कितने अणु होंगे? तो 1 मोल अगर कार्बन एटम की बात की जा रही है, तो 1 मोल कार्बन एटम में जो 6.022 into 10⁻23 अणु ही होंगे। 1 मोल वाटर की बात की जा रही है, तो उसमें भी 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, तो उसमें भी 6.022 into 10⁻23 अणु होंगे। यानी कि 1 मोल का अर्थ है, जो 1 मोल का अर्थ है 6.02 into 10⁻23। ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, बिल्कुल ऐसे समझना है जैसे कि आप जो चीजें डेली करते हो वो आपको इजीली समझ में आ जाता है। जैसे कि मैं आप बोलते हो 1 डज़न मुझे एग खरीद के लाना है, तो किसी कोई आपको ये नहीं बताता कि 1 डज़न में कितना मिला। आप जानते हो कि 1 डज़न दैट मीन्स 12 यूनिट्स, 1 पेयर यानी कि 2 यूनिट्स। तो बिल्कुल वैसे ही 1 मोल बराबर 6.02 into 10⁻23 अणु, चाहे जो भी हो, बराबर। जैसे 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन है, तो उसमें जो है 6.02 into 10⁻23 एटम्स आ जाएंगे। अब जैसे कि जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शूज है, अब जैसे कि ये 1 2 3 4 4 टाइप के शूज आपको दिख रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं? 4 जोड़ी शूज, 4 पेयर ऑफ शूज। तो आप जानते हो कि ये 4 है, मतलब इसके अंदर एक में जोड़ी होती है, यानी कि 8। काउंटिंग में अगर देखा जाए तो 8 है ये, ठीक है। 4 पेयर ऑफ शूज में कितने आ जाएंगे? 12, राइट। अब जो है काउंटिंग, बस अब डजन, जैसे कि आप एग्स मांगने जाते हो, तो 1 डजन में कितने हो जाएंगे? 12 एग्स आपको मिलेंगे, राइट है। अब जैसे कि यहाँ पर वापस से सेम चीज समझाया गया है। जैसे 1 डजन केले यानी कि 12, ये फिक्स्ड है। अब जैसे कि एक ग्रॉस, कॉपियों के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड, एक ग्रॉस। एक ग्रॉस कॉपियां, एक ग्रॉस, ध्यान से देखो इधर बच्चों, एक ग्रॉस है, तो इसमें ये फिक्स्ड है, इंटरनेशनली ये जो है एक्सेप्टेड है। एक ग्रॉस यानी कि 144 कॉपियां, ठीक है। इसका मतलब 1 मोल यानी कि कितने अणु हो जाएंगे उसके अंदर? 6.022 into 10⁻23 अणु हो जाएंगे। अगर नमक है तो नमक के अणु हो जाएंगे, पानी है तो पानी के अणु हो जाएंगे, और कोई और चीज है तो उसके अणु हो जाएंगे। लेकिन ये जो 1 मोल, ये जो संख्या है 1 मोल, इसका अर्थ होता है कितने अणु हैं? 6.022 into 10⁻23। अगर 1 मोल पानी बोला जा रहा है, तो 1 मोल पानी में 6.022 into 10⁻23 अणु, ये आपको याद करना है। जैसे आपको याद है कि 1 डजन केले यानी कि 12, 1 पेयर शूज यानी कि 2, 1 ग्रॉस यानी कि 144 कॉपियां, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही आपको अब ये भी याद रखना है कि 1 मोल नमक अगर बोला जाए, 1 मोल नमक आपको दिया है, दैट मीन्स उसके अंदर 6.022 into 10⁻23 अणु होंगे। क्लियर हुआ ये? तो ये जैसे कि हम डजन को समझते हैं, हम पेयर को समझते हैं, हम ग्रॉस को समझते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमको मोल भी समझ में आ गया कि इसके अंदर 6.022 into 10⁻23 अणु होने चाहिए। ओके। अब जो है ये जो 6.022 into 10⁻23 अणु है, ये जो है, ये इसको क्या किसने ढूंढा है और इसका क्या नाम है? तो ये एवोगेड्रो संख्या, जो हमारा दूसरा टॉपिक था, जो आज हमको कवर करना था, वो एवोगेड्रोज नंबर, ठीक है। एवोगेड्रो 6.022 into 10⁻23 जो है, इसे क्या बोला जाता है? इसे एवोगेड्रो नंबर बोला जाता है। अब इसे एवोगेड्रो नंबर ही क्यों बोला जाता है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो साइंटिस्ट हैं, वो इटालियन वैज्ञानिक एवोगेड्रो ने इस संदर्भ में मूलभूत अनुसंधान किए, और इसीलिए उनको ऑनर देने के लिए इस संख्या को एवोगेड्रो संख्या कहा गया। तो ये संख्या क्या है? ये किसी भी पदार्थ के 1 मोल राशि में अणुओं की संख्या निश्चित करती है। क्लियर हुआ? ये संख्या क्या है? ये किसी भी पदार्थ के 1 मोल राशि में अणुओं की संख्या निश्चित की जाती है। फिर जैसा मैंने आपको बताया
ये वैज्ञानिक जो थे वो उनका नाम एवोगेड्रो है और इसलिए उनके ऑनर में उनको इस संख्या का नाम जो है एवोगेड्रो संख्या बता कर दिया गया है। और इसे कैपिटल एन कैपिटल ए अक्षर द्वारा एन ए लिखा है, दैट मीन्स ये जो है एवोगेड्रो संख्या है, दर्शाया जाता है। और आगे वैज्ञानिकों ने जो है प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि ये एवोगेड्रो संख्या का जो मान है वो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। किसी भी पदार्थ के किसी भी कोई भी पदार्थ अब उठाओ, उसके एक मोल में उसके 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, एक डजन अर्थात 12। अब आप जानते हो कि एक शतक, राइट, जब हम क्रिकेट देखते हैं तो हम, कोई बोलता है ना एक सेंचुरी हो गया करके, एक शतक मारा जो बैट्समैन है उसने, तो क्या आप ये पूछते हो एक शतक मतलब कितना कितना कितना? नहीं, ये आप ऑलरेडी आपके दिमाग में फिक्स है। एक शतक यानी 100, अर्धशतक यानी कि 50 रन मारे, राइट। और एक ग्रॉस 144, तो बिल्कुल वैसे ही अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि एक मोल अर्थात 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो एक मोल पानी अर्थात 18 ग्राम पानी लिया, तो उसमें कितने अणु होंगे पानी के? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होने चाहिए। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन है कि मोलों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए, और उन मोलों की संख्या में, जैसे एक मोल है, बराबर है, एक मोल में मुझे पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 अणु तो होंगे, कितने में? एक मोल में। लेकिन अगर मोलों की संख्या ज्यादा है तो उसमें फिर कितने अणु होंगे, या मुझे मोलों की संख्या ही नहीं पता। सॉरी, मुझे ग्राम में वो जो है पदार्थ ग्राम में पता है कि कितना उसका द्रव्यमान है, बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता है। तो उसके मोलों की संख्या मैं कैसे ज्ञात करूं? और अगर उसके मोलों की संख्या मुझे पता चलती है तो फिर उसके बाद उसमें कितने अणु होंगे ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत 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 सिंपल है, आपको बस ध्यान देना है। जैसे कि है क्वेश्चन 66 ग्राम, 66 ग्राम आप समझते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे? ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में आए। तो 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु हैं? अब जैसे कि मैं वापस से जो है, मुझे इसका अणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, और इसका ग्राम में द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है 66, राइट। अब जो है मोल का जो डेफिनेशन है, पदार्थ के मोलों की संख्या इज इक्वल टू पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान डिवाइड बाय पदार्थ का अणु द्रव्यमान। आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ कि मोल की संकल्पना में ये देखो, जो डेफिनेशन है, पदार्थ के मोलों की संख्या इज इक्वल टू पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। अभी देखो, पदार्थ हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। उसका ग्राम में द्रव्यमान अभी कितना बताया? 66, तो ये जो ऊपर है वो 66 आ जाएगा। अब उसी पदार्थ का अणु द्रव्यमान निकालना है हमको। तो अणु द्रव्यमान तो हम जानते हैं कि अणु द्रव्यमान क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको पानी का बताया जैसे कि। तो पदार्थ का अणु द्रव्यमान सी, सी यानी कि 12 हो गया, ओ यानी कि 16 हो गया, 16 इंटू 2, तो जब सबको जोड़ दिया तो मुझे कितना मिल गया? CO2 का अणु द्रव्यमान 44 मिल गया, करेक्ट है। अब यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड के मोलों की संख्या इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम में द्रव्यमान 66, उसका अणु द्रव्यमान हमने ढूंढ के निकाला 44, राइट। तो अब 66 डिवाइड बाय 44 अगर हम जब करते हैं तो मुझे ये मोलों की संख्या 1.5 मोल मिलती है, क्लियर हो गया। लेकिन 1.5 मोल में कितने अणु होंगे मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे ऐसे पता चलेगा कि 1 मोल में कितने अणु होते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग, राइट। तो 1 मोल में जो है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में जो है इतने अणु होते हैं, वो फिक्स्ड है, वो हमने अभी देखा, राइट। जैसे कि एक डजन में 12, फिर एक ग्रॉस में 144 कॉपियां, एक शतक में 100 रन। तो वैसे ही हमने देखा यहाँ पे कि एक मोल में कितने हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो हमने क्या करना है, 1.4 में कितने होंगे? तो 1.4 को मल्टीप्लाई करना है हमको 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो हमारा आंसर आ जाता है
9 जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको आ जाता है 9.033 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। तो 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे बच्चों? 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने अणु होंगे? तो 9.033 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। क्लियर हुआ सबको? मैं एक बार फिर से रिवाइज करती हूँ। देखो यहाँ पे दिया है पदार्थ दिया है। जब हमको पदार्थ पता है तो हम जो है उसका अणु द्रव्यमान आराम से निकाल सकते हैं 44। और इसने मुझे ग्राम में जो है बता दिया है। तो अब ये 66 डिवाइड बाय मैंने ये कहाँ से निकाला? डेफिनेशन से निकाला। मोलों की संख्या जो है वो पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान डिवाइड बाय पदार्थ का अणु द्रव्यमान, तो मुझे मिल गया 1.5 मोल। पर 1.5 मोल में कितने अणु होंगे वो तो मुझे नहीं पता है, पर मुझे क्या पता है 1 मोल में कितने अणु है। तो एक में 6.022 है, तो 1.5 में कितना होगा? तो तिर्यक गुणा बोलते हैं ना जिसको। तो 1.5 को आप 6.022 10⁻23 से तिर्यक गुणा कर दो। जब मैंने इसको गुणा किया तो मुझे आंसर आया 9.033 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हुआ है। ये बहुत ही आसान है, आप जरा सा ध्यान दोगे आपको सब क्लियरली समझेगा। ठीक है, अब आते हैं ये जो है वर्तमान काल में परमाणु के द्रव्यमान का प्रत्यक्ष रूप से मापन करने की और अधिक अचूक पद्धतियां निकाली गई हैं, जिसके लिए जो है सापेक्ष द्रव्यमान, एकत्रित द्रव्यमान यूनिफाइड मास है, जिसको डाल्टन यू आप देख रहे थे, यू उसी को कहा जाता है। और एक यू जो होता है उसका वैल्यू जो है 1.660 इंटू 10⁻27 के जी है। ओके, तो अब ये जो है छोटा सा एक फन एक्टिविटी है जो आप आई होप क्लियरली कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। अब जैसे कि हमने पहले परमाणु द्रव्यमान और संयोजकता देखा था, राइट है? तो जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 1 और उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो होगा यानी कि उसकी केवल एक ही कक्षा होगी और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी संयोजकता भी सिर्फ 1 होगी। अब हाइड्रोजन जो सबसे पहला है अपने इसमें पीरियोडिक टेबल में। अब आते हैं दूसरा हीलियम। हीलियम का आप जानते हो कि ये जो है आदर्श गैस है, नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है। इसका जो है इलेक्ट्रॉनों का लेन देन नहीं होता है क्योंकि उसकी पहली कक्षा ही बाह्यतम कक्षा है, 2 इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह से भरी हुई है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है वो 2 ही होगा और जो है इसकी संयोजकता है वो 0 हो जाएगी, राइट? तो अब जैसे नंबर 3 पे है लिथियम, जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है लिथियम। तो इस लिथियम में जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा बच्चों? बताओ परमाणु क्रमांक इसका कितना होगा? उसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो है वो यहाँ पे दिया है 2,1। तो आप मुझे बताओगे कि उसका परमाणु क्रमांक कितना है और उसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? कोई भी बच्चा बता सकता है। अगर आप नहीं बताओगे तो फिर मैं बताऊंगी, तो इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। लिथियम, देखो हाइड्रोजन नंबर 1 पे था, हीलियम नंबर 2 पे है, तो हेलो मैम। लिथियम, हाँ लिथियम बोलो कितने पे होगा? मैम तीसरे नंबर पे। यस, लिथियम जो है वो 3rd नंबर पे है। कैसे 3rd नंबर पे? इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,1 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ कि इसका जो है डॉली बोल रही है, डॉली वाल्मीकि, ओके, तो इसका जो है संयोजकता कितना हो जाएगा डॉली? इसकी संयोजकता लिथियम की मैम नहीं पता। ओके कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। देखो ये हो गया 3, ठीक है ना? इसका परमाणु क्रमांक 3 और उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,1 है कि नहीं? तो अब इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन देकर जो है अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेगा और जो है मुक्त हो जाएगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन से मुक्त हो जाएगा। तो परमाणु की बाह्यतम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या परमाणु जो है जितने आयनिक बंध का निर्माण करते समय जितना इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, उसी को उसकी संयोजकता कहते हैं। तो अगर लिथियम किसी के साथ रासायनिक संयोग करेगा तो उसको अपना ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो इजीली दे देगा, बराबर है? तो जब जो इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है वो ही उसकी संयोजकता इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। क्लियर हुआ डॉली? समझा बेटा?
आई होप समझा है डॉली को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बेरिलियम है नंबर 4। तो अभी आप मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या होगा बेरिलियम का। पहली कक्षा में कितने होंगे, दूसरी कक्षा में कितने होंगे? कोई भी दूसरा सर बच्चा बता पहली सकता है। परमाणु क्रमांक हाँ, बेरिलियम का 4, इलेक्ट्रॉन 4 है। वेरी संरूपण 2 गुड। और इलेक्ट्रॉन संरूपण संयोजकता इलेक्ट्रॉन 2 2, और 2 ना, संयोजकता 2। 2, हाँ 2 टीचर। बराबर। और इसकी संयोजकता 2। क्यों? क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। ओके। यस टीचर। हाँ, नेक्स्ट अभी बोरॉन। तो बोरॉन का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो कोई भी और बच्चा बताओ। बोरॉन का जो है परमाणु क्रमांक 5 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण पहली कक्षा में 2, बाकी कितने बचे? 3। तो 2, 3। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? कोई भी बच्चा बता सकता है, कोई भी बच्चा। इसकी संयोजकता कितनी होगी? टीचर इसकी संयोजकता 3 होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसकी संयोजकता है 3। अब जैसे कि कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। 6। ठीक है। हाँ, तो इसकी 6 पहली कक्षा में 2। तो अब पहली कक्षा में 2 ही बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा तो बैठ नहीं सकते। तो अब बाकी कितने बचे? 6 में से 2 गया तो कितने बचे? 4 4। तो 4 जो है वो 4 दूसरी कक्षा में चले जाएंगे। अब इस 4। 4 को जो है इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। क्लियर है ना? क्योंकि ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये देगा, तब जाके इसका 2 बन जाएगा, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से, तब इसका 2,8 यानी कि अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। अभी जैसे एक और देखते हैं हम लोग नाइट्रोजन का। ठीक है। अब नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो है 7। पीरियोडिक टेबल में मुझे दिख रहा है 7। तो अब बच्चों बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण पहली कक्षा में कितने आएंगे? बताओ। पहली कक्षा में 2, कॉमा। अब 7 में से 2 निकाल दो तो दूसरी कक्षा में कितने लोगों को बैठना पड़ेगा? कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे बताओ? 7 तो थे ही अपने पास, जिसमें से हमने 2 को पहली कक्षा में बिठा दिया। अब दूसरी कक्षा में कितने बचेंगे? कोई भी बच्चा बताओ। हेलो टीचर, मैं हाँ, बताऊं? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है पहले बताओ। आर्यन। हाँ, बोलो। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,5 होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। 2,5 है ना। तो 5 2 5 अपना 7 हो गए। अब इस 5 को कितना है? 5 देना बहुत मुश्किल होगा, बराबर है। तो इस 5 को 8 करने के लिए इसको कितना चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन? इस 5 को 8 करना है, 8 अष्टक कंप्लीट करना है ना, अष्टक। तो इसको 8 करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है? कितने चाहिए होंगे इसको? 3 है ना। तो जितना इलेक्ट्रॉन्स इसको चाहिए वो वो ही उसकी संयोजकता हो जाएगी। क्लियर हुआ बच्चों सबको? अभी जैसे हाँ, अभी एक और देखते हैं हम लोग। अब याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको अणु द्रव्यमान पूछूंगी। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन रहता है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, वो ऐसा रहता है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान डाल्टन में दिए हैं और यौगिक के अणु सूत्र भी दिए हैं, और आपको अणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो अभी जैसे देखो हाइड्रोजन का दिया है, ऑक्सीजन का दिया है, ये नाइट्रोजन का दिया है, कार्बन का दिया है, इस तरह से सब दिया हुआ है। बराबर है कि नहीं? अणु द्रव्यमान। तो आप अणु द्रव्यमान द्रव्यमान जो NaCl का हमने निकाला था, NaOH का निकाला था, तो आप में से कोई एक बता सकता है NaCl का कितना होगा? NaCl का हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, NaCl का। कोई भी एक बच्चा। भाई सुनी मैं यार वो कभी अरे बताओ। अरे वो एकदम हाँ, हेलो वो सीधा हेलो। कांच टूट NaCl गया। का मैं देखो मैंने आपको स्टार्ट में पढ़ाया था। तो ये Na का कितना था? मैंने आपको बोला था सिर्फ ऐड करना है, Na का ऐड करना है, Cl का ऐड करना है। Na का 22, Cl का 35, तो हो जाएगा टोटल 58। है ना इजी? अभी जैसे NaOH का फिर सब सिर्फ ऐड करना है। Na का 22, O का 16, H का 1.01 इज इक्वल टू 40। अब आप मुझे बताओ बच्चों कि इसमें से आपको क्या नहीं समझा है, या सब समझा है, या कुछ रिवाइज करना है? तो आप बताओ, मैं रिवाइज कर देती हूँ। हेलो, बोलो बच्चों।
आपको कुछ और फिर से रिवाइज करना है तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं, या आपको सब समझा है तो आप बोलो। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। हाँ, कौन बोल रहा है? सुमित, हाँ बोलो। टीचर अणु द्रव्यमान बताओ ना, NaOH का। NaOH का, ये देखो NaOH का कैसा था बच्चा? जब हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, आप लोगों के पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए सबसे पहले। उसमें अपना आ गया सोडियम, ठीक है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11। फिर हो गया ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। फिर हो गया हाइड्रोजन, ये तो सबसे पहला ही है, तो इसका परमाणु क्रमांक 1। लेकिन हमको यहाँ परमाणु क्रमांक नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? अणु द्रव्यमान देखना है। तो हमको सबका परमाणु द्रव्यमान देखना होगा, जो हमको पीरियोडिक टेबल से मिलेगा। अब ये सोडियम का परमाणु द्रव्यमान जो है वो 22.99 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है वो 16 है, और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1.01 है। अब अणु द्रव्यमान निकालने के लिए हमने परमाणु द्रव्यमान तो पता कर लिया, लेकिन अणु द्रव्यमान निकालने के लिए सबसे पहले मुझे उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ अभी हमने कौन सा लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, बराबर। तो उस पदार्थ के उस पदार्थ का अणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? उसके अंदर जितना भी परमाणु है, कितना परमाणु है? 3। पहला कौन सा है? Na, दूसरा कौन सा? O, तीसरा कौन सा? H, बराबर बराबर सुमित। तो NaOH यस का टीचर। जितना वजन है, वजन वो सबको हमको जोड़ना है। देखो सभी परमाणु, एक मिनट, सभी परमाणु के द्रव्यमानों का योगफल, वजन को क्या करना है? मुझे जोड़ना है, बराबर। तो मैं वापस से NaOH पे गई, और Na का वजन 22 है, O का वजन 16 है, H का वजन 1 है। मैंने सीधे सीधे सबको जोड़ दिया, बराबर। तो जब मैंने सबको जोड़ा तो मुझे उसका परमाणु अणु द्रव्यमान, हाँ, अणु द्रव्यमान 40 मिला। इजी है ना सुमित? कुछ करना यस ही नहीं है, टीचर। बस परमाणु द्रव्यमान पता हो, सबको जोड़ दो फटाफट, है कि नहीं? ठीक है, ठीक है बच्चों, सबको सब समझा है ये लेसन का? तो इस तरह से जो है हमने आज क्या क्या देखा है। हमने इसमें द्रव्य का मापन जो था हमारा, उसके अंदर हमने सबसे पहले मोल की संकल्पना, बराबर, और एवोगेड्रो नंबर देखा है। तो मोल की संकल्पना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक राशि है, राइट। किसी भी चीज को नापने की राशि है, और उस एक मोल में जो नंबर है वो है 6.02 इंटू 10⁻23, जिसे एवोगेड्रो संख्या कहा जाता है। तो आई होप बच्चों आपको आज का सेशन अच्छा लगा है और समझ में आया है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आपको 100% रिजल्ट देना है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।